Everything is ready. नमस्कार प्रदीप भाई, कैसे हैं राहुल भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज 5 बजे मेरे साथ जुड़े हैं। ये ख़ास वजह है कि आप सब जानते हैं कि मेरे जितनी भी प्रोग्राम होते हैं वो पब्लिक प्रोग्राम होते हैं, लेकिन देश में जिस तरीके की एक बीमारी फैली हुई है जो हमारे पड़ोस चाइना से यहाँ आई है, उसके बाद पूरे देश में एक अजीबोगरीब हालात हैं। ये बीमारी तो देश के अलग अलग हिस्सों में फैली है, दुनिया के बहुत सारे देशों में भी फैली है, और इसके कारण हम तमाम सारे लोग भारत सरकार के निर्देशों, देश के एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर, तमाम सारे लोगों की जो राय है, जो उनकी एडवाइस है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए हम लोगों को इसकी चेन को तोड़ना है, और ये चेन जब भी टूटेगी अगर हम फिजिकल डिस्टेंस एक दूसरे से रखेंगे। लेकिन ये मेरा विषय नहीं है, मैं क्यों आया हूं, मैं क्यों क्या किस लिए आपके बीच में हूं, वो दूसरा विषय। आज हमारे यहां इस बीमारी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। सरकारें अपना काम कर रही हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन देश की हैसियत में, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की हैसियत में, एक ऐसे समय में जब एक पूरे आपके वजूद को, एग्जिस्टेंस को खतरा पैदा हो गया है, ऐसे में हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, मैं नहीं जानता कि वो किस चीज से मोटिवेटेड है, लेकिन तथ्य ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश को राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जब जब चुनौतियां खड़ी हुई हों, तब तब उस वर्ग ने अपनी वही सोच दिखाई, अपना वही एजेंडा चलाया जिसे हमने 1947 और 46 में देखा। विषय यह नहीं है कौन सही है कौन गलत है। पूरी दुनिया, चाहे उसमें अमेरिका हो, यूरोप हो, रशिया हो, यानी कि दुनिया के तमाम वो देश जिन्हें हम विकसित देश कहते हैं, जहां दुनिया की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, ऐसे में भी उस देश में राजनीतिक तौर पे जो विपक्षी दल हों, सामाजिक तौर पे भी जो लोग ऐसे हों जिन्हें उस वक्त और अपने देश में बैठी हुई सत्ताओं के खिलाफ वो बोलते रहे हों, आज भारत जैसे देश में तमाम वो लोग जो किसी सरकार से नाराज हैं, किसी पार्टी से नाराज हैं, किसी व्यक्ति की आइडियोलॉजी से नाराज हैं, हम एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में हमें शर्म आनी चाहिए।
पूरी दुनिया, चाहे वो इटली हो, जापान हो, फ्रांस हो, नीदरलैंड हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, दुनिया की हर ताकतें एक ऐसी बीमारी से, एक ऐसे संकट के समय में पूरी मानवता को, उसके वजूद को खतरा हो गया हो, सारे देश एकजुट होकर लड़ रहे हैं। जो जिसकी ताकत है वो लड़ रहा है, लेकिन हम एक भारत राष्ट्र के रूप में इस संकट से जब लड़ने का फैसला जब सरकार करती है, वो सरकार किस पार्टी की है, किस विचारधारा की है, यह महत्व नहीं है। ना यह सवाल है इस वक्त कि कौन महान है, कौन महान नहीं है, लेकिन जो गैर जिम्मेदाराना रवैया इस देश के महत्वाकांक्षी नेताओं और सत्ता से बेदखल हो चुके कुछ पार्टियों का जो बिहेवियर है, उसे माफ नहीं कर सकता। मैं उससे भी आगे जाना चाहता हूं। यह पहली बार नहीं हुआ है कि भारत पे जब जब संकट आया है तो राजनीतिक दलों ने अगर, इफ, बट, ये वो करके सवाल ना उठाए हों, और जब पूरा देश एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ रहा हो, तब मुझे यह बात कहने से कोई गुरेज नहीं है कि हमने एक झूठ को गढ़ा। जैसे आजादी के वक्त 1947 से पहले के 4-5 साल अगर आप देखें, और फिर आजादी मिली, जब हम विदेशी ताकतों से लड़ रहे थे, तब भी इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग, एक खास मजहब के मानने वाले, जिस तरीके से उन्होंने आजादी मिलने के नजदीक अखंड भारत को खंडित किया, राजनेताओं को ब्लैकमेल किया, जिन्होंने मुल्क बांटा वो उधर चले गए, लेकिन जो मुल्क बांटने के बाद रहे, उन्होंने भारत को अंदर रह करके, यहां के लोकतंत्र का फायदा उठा करके, यहां के संविधान का फायदा उठा करके, यहां की व्यवस्था का फायदा उठा के खोखला किया। इसलिए अगर हम इतिहास को सही नहीं पढ़ेंगे तो आज जो भारत में स्थिति है कि भारत में 30-35 करोड़ लोग, एक उनकी ऐसी ख्वाहिश है जो 47 में पूरी हुई, जो 62 में पूरी नहीं हुई, जो 65 में पूरी नहीं हुई, जो 71 में पूरी नहीं हुई, उन तमाम लोगों ने एक ऐसे समय पे भारत के साथ गद्दारी नहीं की है, बल्कि भारत के वजूद को मिटाने के लिए अपनी उसी थ्योरी को अमली जामा पहनाया है। कोरोना से देश कुछ हद तक लड़ाई में कामयाब होता नजर आता था, लेकिन यकायक पता चला कि कुछ लोगों की देश से ज्यादा अपने मजहब के प्रति प्रतिबद्धता ज्यादा है। उनका यह ख्वाब कि गज़वा हिंद अगर हम घोड़ों पे बैठ करके तलवार के जोर पर पूरा नहीं कर सकते, तो गज़वा हिंद के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम मानव बम सकते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो मासूम बच्चे हैं, उनके पेट के ऊपर बम बना करके उनका इस्तेमाल अपने सियासी एजेंडे को पूरा करने के लिए जो कौम कर सकती है, आज भारत में जिस जमात के बारे में जिक्र हो रहा है, तमाम लोग टेलीविजनों की बहस और बड़े आर्टिकल
और झूठ और मक्कारी का जिसका दूसरा नाम है सेक्युलरिज्म, इसकी आड़ में तरह तरह के दिए जा रहे हैं। वो 1947 में झूठे, 62 में झूठ बोले, 65 में झूठ बोले, 71 में झूठ बोले, और आज इस संकट के समय में भी मुसलमानों की एक जमात, उसने जो कुछ करा है, अगर आप उसके इतिहास पे नजर डालें तब आपको पता चलेगा कि भारत का सनातनी हिंदू समाज जो सिर्फ दूसरों की बातों पे यकीन करता है और हर बार धोखा खाने के बावजूद भी वो ये नहीं समझ पाया कि कौन अपना है और कौन पराया है। ये तबलीगी जमात, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था तो हमारे बहुत से साथी इसको अल्लाह मियां की फौज कहा करते थे। यह कहां बनी, कैसे बनी, किन हालातों में बनी, अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो जो आज इन्होंने अपना असली चेहरा और चेहरा दिखाया है वो आपको समझ में नहीं आएगा। हम सब जानते हैं 1857 में आजादी की पहली लड़ाई बिगुल मेरठ में बजा, और उस वक्त हिंदू और मुसलमान और तमाम सारे लोग मिलकर लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। मंगल पांडे नाम के आदमी की जेर क़यादत में यह जंग हुई, और फिर वहां उसके बाद में पूरे दुनिया के अंदर बवाल मचा, पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा, अंग्रेजों की जड़ें उखड़ने लगी। लेकिन उसी वक्त 1857 के बाद 1866 में उस वक्त के भारत के मुसलमानों को लगा कि हमने बहादुर शाह जफर की जेर क़यादत में आजादी की जंग लड़ना शुरू की, और उस बहादुर शाह जिसकी हुकूमत चांदनी चौक तक गई थी, उस वक्त में मुसलमानों के एक बहुत बड़े वर्ग ने कोशिश की, मुगलों की जो सत्ता आ रही है, इस अंग्रेजों की लड़ाई के बहाने बहादुर शाह जफर को अपना राजा बना करके इसकी जेर क़यादत में ये लड़ाई लड़े। उनका एजेंडा था कि किसी भी तरीके से अंग्रेजों के जाने के बाद यह हुकूमत हमें रहनी चाहिए। इसलिए उस वक्त के एक बहुत बड़े दानिश्वर जिनका जिक्र बहुत अक्सर होता है, जिनके बारे में बड़ा झूठ बोला जाता है, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। उनको अंग्रेजों ने, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी की, अंग्रेजों से मिलकर उन्होंने इस बात का माहौल बनाया कि अंग्रेजों का रुख मुसलमानों के प्रति न हो, और उस चापलूसी में उन्हें सर का खिताब भी मिला। और वो शख्स जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बाद में बनाई, उस सर सैयद अहमद खान ने क्या बयान, मेरठ की उनकी पहल एक बहुत जानी मानी तकरीर है, उसमें मुसलमानों को गालियां दी, उनको कजड़ कहा, कौंजड़े कहा, जाहिल कहा, और कहा कि इन मुसलमानों को 1857 के हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। किस तरीके से फिर वो उन्होंने महमूदन एंग्लो इंडियन कॉलेज बनाया। पहले वो मदरसा था, फिर कॉलेज बना, फिर वो यूनिवर्सिटी बनी। लेकिन इस बात का जिक्र मैं इसलिए हूं कि आप उस नतीजे पे मैं ले जाना चाहता हूं। 1857 में गदर हुआ, और फिर 1866 में देवबंद नाम का एक स्कूल ऑफ थॉट क्रिएट किया गया भारत के उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न इलाके में, जिसे हम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश कहते हैं। इस इलाके में एक जिला जिसका नाम है सहारनपुर, वहां यह देवबंद बनाया गया, और देवबंद ने यह थ्योरी चलाई कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान था, जो हिंदुस्तान के में मिला हुआ था, उनको यह डर लगा कि अंग्रेजों की लड़ाई में अंग्रेजों हटाने के लिए अगर ये मुसलमान अपनी भारतीय पहचान में मिस रहा तो हमारा एजेंडा है वो पूरी होगा।
लिहाजा उनकी पहचान हिंदुस्तानी है, उनकी पहचान मुसलमान एक इस्लामिक की बनी रहे। इसलिए देवबंद स्कूल ऑफ थॉट का जन्म हुआ, यह 1866 में हुआ। और देवबंद ने किस तरीके से मुसलमानों को अलग किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 1857, 1866, लेकिन हम अगर सही जो इस आज की जो स्थिति है, चाहे वो तबलीगी जमात के रूप में हो जिसने पूरे कश्मीर में जहरा है भारत के खिलाफ, दुनिया के कई मुल्कों में जिसको बैन कर दिया गया है, इसके चरित्र के पीछे जो लोग शामिल हैं उनके चेहरों से नकाब होना चाहिए। उनको महान राष्ट्रवादी, महान सेकुलर बना बना करके इस देश के इतिहासकारों ने और राजनीतिक दलालों ने पेश किया। इसलिए आज की पीढ़ी यह नहीं समझ पा रही है कि असली मुजरिम है कौन, क्योंकि इस देश को नहीं बताया गया कि 14 अगस्त 1946 को यूनाइटेड हाल के अंदर वर्दी नाम के एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर ने जिना के कहने पे डायरेक्ट एक्शन किया, हिंदुओं को मारा। यह नहीं बताया गया कि 1888 में एक नाम भारत की राजनीति में बहुत जोर जोर से उछलता है, बार बार उन्हा जाता है, उनसे कोई राष्ट्रवादी नहीं था। और उस वक्त के मुसलमानों की राष्ट्रवादी की सिर्फ एक परिभाषा थी कि जो को गालेगा, जो पाकिस्तान बारे में बुरा भला बोलेगा, भारत के अंदर बड़ा सेकुलर हो जाएगा। 1888 में 1988 के अंदर मक्का में ये जो एक फ्रॉड है, हिंदुस्तान का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद का जन्म हुआ। ताज्जुब यह है कि मौलाना आजाद 1888 में पैदा होते हैं। उनके पिताजी मक्का के थे, वालदा उनकी मदीना की थी, उनके पूरे खानदान का हिंदुस्तान से कोई साबका नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं थे। लेकिन किस एजेंडे के तहत 1902 में, 1990 में उनका पूरा परिवार भारत आ गया, जबकि यहां उनका कोई लेना नहीं था। और भाभी आए तो कहां बसे? भारत आने के बाद वो बंगाल में बसे, कलकत्ता में बसे। वहां क्यों बसे? कि उस वक्त पावर सेंटर कलकत्ता था। भारत का पहला शिक्षा मंत्री किस कॉलेज में गया था? मदरसे का प्रोडक्ट था। वो शख्स यहां रहा और जिस तबलीगी की आज बात कहें, जिसकी वजह से देश के अंदर एक ऐसा हालात पैदा हो गए हैं, तबलीगी जमात का हर आदमी सब पे चल रहा है, हॉस्पिटल में मौजूद है, पुलिस से लड़े, मस्जिद जा रहा है, जगह जगह इकट्ठा हो रहा है, जगह जगह इस रस को फैला रहे हैं। किस एजेंडे के तहत फैला रहे हैं, क्यों फैला रहे हैं, को समझने की भी जरूरत है। जिस वक्त मराठाओं ने मुगलों को रोका, जिस वक्त मुगलों की ताकत कम हो रही थी, उसी दौर में हमारे देश में बहुत सारे साधु संतों ने, जो कन्वर्जन हो रहा था, जो मुसलमान, जो हिंदू मुसलमान बन गए थे, जिन रजिया की वजह से बनाया गया था, जिनको तलवार की जोर पे बनाया था, बहुत सारे स्वामी संतों ने एक शुद्धिकरण मूवमेंट चलाया। वो लोग मुसलमान बने हैं, उन्हें वापस लाना है। उसी दौर में जब टर्की के अंदर खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, भारत के तथाकथित राष्ट्रपिता को भारत से ज्यादा खलीफाओं की हुकूमत स्थापित हो, उसका उन्होंने साथ शुरू किया। यानी उन्होंने टर्की में उन लोगों को मदद की जो जिहाद चाहते थे, जो अल्लाह को चाहते थे, जो निजाम को चाहते थे, जो मुस्तफा की बात करते थे, वो डेमोक्रेसी नहीं रखते थे। तो गांधी जी ने ऐसी ताकतों की मदद की। उस वक्त जो हालात मुल्क के बने, जो पॉलिटिकल हालात पैदा हुए,
मुसलमानों की तमाम जो क़यादत थी, उन लोगों ने एक मूवमेंट चलाया और उसमें सब शामिल थे। यह मैं नहीं कह सकता कि ये आज के भारत में जो भी कुछ कर रहे हैं वो तबलीगी में कर रहे हैं, जमातुल दावा में कर रहे हैं, जमीयत उलेमा के हालत में कर रहे हैं, ये बरेलवी स्कूल ऑफ फैक्ट बना कर रहे हैं, जितनी भी दुकानें हैं ये उस वक्त के हिसाब से एक एजेंडे के तहत क्रिएट की गई। तबलीगी जमात भी देवबंद से निकला हुआ एक ऑफशूट है और देवबंद सुन्नी मुसलमानों का गढ़ है और यह तबलीगी जमात सुन्नी मुसलमानों की दुकान है। इसको खड़ा किया गया 1927 में वेस्टर्न यूपी में, और इसका एक ही काम था कि जो हिंदू मुसलमान हो गए हैं उन मुसलमानों का शुद्धिकरण के उनको वापस लाया जा रहा है, उसके काउंटर करने के लिए इसको खड़ा किया गया और इसके चेहरे पे एक नकाब डाला गया। ये इस्लाम को आम जनों में सही पर्सपेक्टिव में फैलाएगा, बताएगा। लेकिन एजेंडा यह था कि हम इस्लाम के बारे में बताएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनका एजेंडा था कि हम इस नकाब के अंदर कि पूरी दुनिया में इस्लाम क्या है, इस्लाम की टीचिंग क्या है, यह मुखौटा था। लेकिन तबलीगी जमात ने पूरी दुनिया और भारत में जिहादियों की एक फसल पैदा की। यह एक ब्रीडिंग ग्राउंड था। ये जिहादियों को तैयार करते थे, उसकी नर्सरी तैयार करते थे और बाद में उस नर्सरी का इस्तेमाल मुस्लिम लीग ने किया, उस नर्सरी का इस्तेमाल आतंकवादी ग्रुप ने किया। आज जो स्थिति आप देख रहे हैं वो इसलिए भी देख रहे हैं कि भारत के सनातनियों ने, भारतवासियों ने मुसलमानों की पॉलिटिक्स और इस्लाम को फेस वैल्यू पे ले लिया। लिहाजा आज आपके सामने संकट दोहरा है। आज आप जो बात बार बार मैं कहता रहा हूं, आज संकट की इस घड़ी में जब भारत पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर कि संसाधन न होने के बावजूद भी, बहुत डेवलप कंट्री न होने के बावजूद भी भारत में मेडिकल सुविधाएं इतनी अच्छी जो हैं, जो यूरोप में हैं। हमारी उम्र तो 70 साल है, जिसकी दुनिया में उम्र 300 साल से ऊपर हो गई है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। आज उस मुल्क में हर 30 सेकंड में एक अमेरिकन की मौत हो रही है। वहां का सारा मीडिया, वहां के तमाम सारे लोग लगातार संपर्क में हैं और सब ये कह रहे हैं वहां की सरकारें मरने वालों की गिनती छुपा रही हैं। डेली 1000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं, लेकिन इस देश में, अमेरिका में इस पे सवाल नहीं हो रहा। वहां का विपक्ष सवाल नहीं कर रहा, वहां की विचारधारा किसी की भी कोई वहां सवाल नहीं हो रहे। लेकिन एक बात कॉमन है न्यूयॉर्क में, दिल्ली और भारत में, कि जिस तरीके से तबलीगी जमात लोगों ने जो भारत में जनवरी में आए थे, उस वक्त आपको पता था कि इस देश के अंदर CAA नाम का एक कानून के खिलाफ भी मुसलमानों को उल्लंघन किया गया। कहा गया कि इनके पास पैसा कहां से आए, यह खाना कहां से आ रहा है। ये जो हजारों की तादाद में बुजुर्ग महिलाएं ये जो बैठी हुई थी, आज पता चला कि ये जो जनवरी में तबलीगी आए थे उसमें विदेशी कोई 280-290 थे। ये कर रहे थे भारत में, ये आए थे टूरिस्ट वीजा पे। तो इस देश को तोड़ने वाली शक्तियों मेहमान कैसे होते हैं, ये मस्जिदों में कैसे रह सकते हैं, ये इस धर्म का प्रचार कैसे कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि भारत का एक बहुत करोड़ों की गिनती में एक बहुत बड़ा तबका है जिसे मुसलमान कहते हैं, जिन्हें इस्लामिक कहते हैं। क्योंकि मैं उन पाखंडियों में से नहीं हूं कि मैं ये कहूं एक समुदाय विशेष, ये झूठ
झूठ बोलने से आज हम उस संकट के सामने खड़े हैं कि हम गलत नहीं कहा। जो लोग हमने महान समझा और महान लोगों की इज्जत नहीं की। लिहाजा इस तबलीगी जमात के अंदर चाहे वो जाकिर हुसैन हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो अली बरकान हो, ये सब तबलीग में जाते थे। ये सब तबलीग के उस वक्त के मेंबर थे। एजेंडा क्या था? तुम बाहर रहो, अंदर रह के लड़ेंगे। लिहाजा तबलीगी जमात तो एक बहुत बड़े षड्यंत्र में छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा हिस्सा है। आज न्यूयॉर्क की सड़कों पे, वहां की मेट्रोज में क्या हो रहा है? खुलेआम इस वक्त को फैलाया जा रहा है। आप भारत की स्थिति देखें, इस वक्त भारत में कोरोना करीब करीब कंट्रोल होने के कगार पर पड़ा। उसी वक्त हजारों की संख्या में ये ज़हीन लोग, ये समझदार लोग, जिन्हें दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता है, जिल्ला के बाद की दुनिया का पता है, जिन्हें दोज़ख का, जन्नत का पता है, उन्हें यह पता नहीं था कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की तमाम शहरों के अंदर कोरोना वायरस फैल रहा है। तब ये हजारों की गिनती में वहां मौजूद थे। और जो चोर, जो मक्कार, जो फ्रॉड, जो एक भगोड़ा, ये मौलाना जो भागा हुआ है, इसे कहते हैं ये अमीरुल हिंद है। उसको दुनिया का पता है, उसे आखिरत का पता है, उसे जन्नत का पता है, उसे दोज़ख का पता है, लेकिन उसे ये नहीं कि ये जो बीमारी है ये मजहब और धर्म देख के नहीं आएगी। लेकिन इनकी प्रॉब्लम है कि अगर हम बीमार हैं, पूरे राष्ट्र को बीमार कर देंगे। हम रहे लेकिन अज़वाए हिंद होना चाहिए। तो 47 में मुल्क लिया, मुल्क बन गया। अब हिंदुस्तान को लेने के लिए हम क्या करेंगे? तो हिंदुस्तान में हम अलग अलग तरीके से हालात कैसे पैदा करेंगे कि यहां की व्यवस्था चरमरा जाए। इसलिए मुझे एक फेमस इंटरव्यू है उसामा बिन लादेन का। उसामा बिन लादेन ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम सीधे तौर पे अमेरिका से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम कम रिसोर्सेज में अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे कि हम खर्चा इतना अमेरिका का हो जाएगा, उसी अमेरिका टूट जाएगा। उस घटना के बाद से आज अरबों खरबों रुपया सिक्योरिटी पे खर्च हो रहा है। जब पे सिक्योरिटी के यंत्र लगाए जा रहे। भारत में भी इस्लामिक आतंकवाद जब से बढ़ा है, तब से सिक्योरिटी के नाम पे करोड़ों खरबों रुपया खर्च करना पड़ा। लिहाजा आज की तबलीगी जमात हरकतें हो, वो भी इसीलिए हो रही हैं कि बाहर एक है जो कुछ लोगों के लिए बड़ी तकलीफदेह है, क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। क्योंकि दुनिया में जहां लोकतंत्र है, वहीं आतंकवादी और जिहादियों को अपने का मौका मिलता है। जो लोग आज यहां लोकतंत्र की बात करते हैं, जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये सारे मुनाफिक मक्कार सिर्फ हिंदुस्तान में बात करते हैं। ये 57 देशों में जहां जाते हैं, जहां की झूठ ला के लाते हैं और यहां घर बार बनाते हैं, जहां से ज़कात इकट्ठा करते हैं, कभी नहीं देते। 57 मुल्क के अंदर इस्लामिक है, वहां पे लोकतंत्र होना चाहिए। इन्हें भारत में लोकतंत्र चाहिए, क्योंकि बाकी लोकतंत्र के साथ दो संकट हैं कि एक तो लोकतंत्र नया नया है और दूसरा लोकतंत्र में वोट बैंक की पॉलिटिक्स है और दलाल और मक्कार और लालची इस देश के नेता हैं। जिसको भी ये वोट देंगे वो इनकी नाजायज मांगों को मानेगा। इसलिए इस देश की व्यवस्था, इस देश का कानून, इस देश की पुलिस के सामने कमजोर पड़ती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस के पास यह मैंडेट है, सख्ती से कानून को नाफिज करना है,
तो फिर इस देश में बहुत सारी सरकारें किस वजह से और इस डर से उसको सही तरह इंप्लीमेंट नहीं करना चाहती, यह समझ में आने की बात है। वापस वहीं आता कि तबलीगी जमात इसने किया क्या है, इसका एजेंडा क्या है। यह तबलीगी जमात सऊदी अरब में बैन है, जहां मक्का है, जहां मदीना है। हमें हमारे मौलवी साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाया, उसमें क्या कि यह तबलीगी जमात उस वक्त तक तो ठीक थी जब कुरान मजीद रिटन फॉर्म में नहीं था और लोगों को कुरान के बारे में पता नहीं था। यह जगह जगह जाते थे और कुरान के बारे में बताते थे, लेकिन जब से रिटन फॉर्म में कुरान आ गया, तबलीगी जमात का कोई भी सदस्य सऊदी अरब के अंदर अगर तबलीग की करता हुआ मिल गया, उसे जेल हो जाएगी। यह तबलीग क्या है? इस तबलीग का मतलब होता है मजहब का प्रचार, मजहब का प्रचार करने वाला तबलीगी। और ये जो जमात है, जमात कहते हैं एक ग्रुप को, एक संगठन को, क्योंकि हम भारत के लोग इतने भोले हैं, इतने इग्नोरेंट हैं कि मैंने देखा कि भारत का मीडिया, उसकी यह समझ में नहीं आया यह मरकज क्या है। मरकज किसी सेंटर को कहते हैं, ये मरकज तो किसी का भी हो सकता है। यह तबलीगी जमात का मरकज था। तबलीग का मतलब होता है मजहब का प्रचार करना। तो यह प्रचार की आड़ में पिछले 70 सालों से इस देश में भारत के खिलाफ, भारत की सत्ता था, भारत के कानून, भारत की फौज, यहां जो मुसलमान है उसको यहां के सिस्टम के खिलाफ लगातार तैयार करो और एक ऐसी सिचुएशन करो कि हम जब कोई मांग माने तो सरकारों को 47 में जैसे भारत के नेता पाकिस्तान देने के लिए मजबूर हो गए। उस वक्त के बाद का जो संविधान बना उसमें मानव देने की बात हो गई, माइनॉरिटी कमीशन बन गया, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बन गई, उनको अपने अलग मजहब का प्रचार करने के लिए नए नए स्कूल खोलने की जगह मिल गई, हजारों मदरसे चल रहे हैं। इसकी आड़ में भारत ये जो आपको तबलीगी जमात है, जिसके में कोई मुसलमान टेलीविजन पे आता है, चाहे वो हॉलीवुड आए, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी से निकल के आए, इतना कुत्ता करता है और उस पर काउंटर सवाल करता है कि भारत का मीडिया मुसलमानों को खिलाफ है, हमें गलत रोशनी में दिखाना चाहता है। कोई भी इतनी सुपरफिशियल तरीके से अपने चेहरों पे कोई नीले रंग की टोपी, कोई पीले रंग का स्कार्फ बांध के पहुंचा, कोई इस मस्जिद का मौलवी है, कोई उस मस्जिद का इमाम है, कोई बरेलवी है, कोई अहले हदीस है, सब पहुंच रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन मंदिरों में नहीं करा जा रहा, गिरजाघरों में क्यों नहीं करा जा रहा, गुरुद्वारों में क्यों नहीं करा जाता। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर आप हमें चोर कह रहे हैं तो सब कहिए और हमें मत कहिए। लेकिन पूरे देश में जो कुछ हो रहा है वो इन तबलीगी जमात वाले इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि ये कोई अलग से गुण है। तबलीगी जमात को इस देश के मुसलमानों की खामोश सपोर्ट हासिल है, हिमायत हासिल है। यह मुमकिन है कि आप कहते हैं तबलीगी जमात में पढ़े लोग नहीं होते। बाद यूनिवर्सिटी में कोई मोहम्मद नाम का एक प्रोफेसर है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है। दिल्ली के निजामुद्दीन वाला जो मरकज, जो सेंटर है, उस सेंटर में जो तबलीगियों का गढ़, उसमें मिलता
शामिल होने की तो कोई बात नहीं है। जाकिर हुसैन भी रहे, मौलाना आजाद भी शामिल रहे, फरीदी साहब भी रहे हैं, अली ब्रदरान भी शामिल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 10 मार्च को दिल्ली से ट्रेन से गरीब रथ से इलाहाबाद जाता है और इलाहाबाद पहुंचने के बाद इस बात को छुपाता है कि मैं वहां से आया हूं। और जब दबाव में लगता है, जब उत्तर प्रदेश की सरकार घेराबंदी करती है, तो बाकायदा उसके घर का चारों तरफ से किया गया और पुलिस ने उसको फिर सरेंडर के लिए मजबूर किया। उसने बताया कि मैं भी तबलीगी जमात में था, एक पढ़ा प्रोफेसर। तो मुसलमान ये कह के अपने आप को इस जुर्म से आपको फारिग हो सकते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उस आदमी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ा, अरेस्ट किया और फिर वो अलग आइसोलेशन में रखा। जिन लोगों को यह गलतफहमी है, जो ये समझते हैं कि आज ये संकट निकल जाएगा, भारत ने हजारों संकट देखे हैं और हजारों संकट साथ निकल आए भारत। लेकिन इस संकट से निकलने के बाद जो मेरी आपसे बात कहना चाहता हूं, आज जो सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, जिसे आप फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं, लेकिन इस देश के भारतीयों को, इस देश के वतनियों को अपने चेहरे से उन मुखौटों हटाना चाहिए जिन्हें लगा करके वो समाज में सबके अच्छे बने रहना चाहते हैं। अगर आपको यह राष्ट्र बचाना है तो सनातनियों के मानने वाले लोग, सनातन में बिलीव करने वाले लोग, भारत के वो तमाम लोग जो आइडिया ऑफ भारत में यकीन रखते हैं, मेरी विनती है कि सोशल डिस्टेंसिंग से कुछ दिन के लिए ये कोरोना वायरस की टूट जाएगी, ये सब कुछ हो जाएगा। आज ही तो कल, महीना 2 महीने के बाद हम इस संकट से बाहर आ जाएंगे। वो हजारों डॉक्टर, वो करोड़ों जिन्होंने इहादी मुसलमानों की न सिर्फ गंदी हरकतें बर्दाश्त की हैं, मेरे दिमाग से वो तस्वीर नहीं हटती कि जिस इलाके में ये बनी थी तबलीगी जमात, जिस इलाके में सहारनपुर के पास ये देवबंद का स्कूल है, उसी मुजफ्फरनगर में कुछ मुसलमान अपनी छत पे नमाज पढ़ रहे थे, पुलिस उनसे मना करने गई। अब अगर यह बात कह दे तो इस देश में एक डिबेट होगी, जहां नमाज कुल्हाड़ी का क्या काम था? तुमने कुल्हाड़ी से घेर करके उस पुलिस वाले के ऊपर हमला किया। एक तरफ अल्लाह की बात हो, एक तरफ कुरान को साथ रखते हो और दूसरे हाथ में तुम हथियार रखते हो और काफिर पे करते हो। वो पुलिस के करोड़ों लोग जो 24-24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, वो किसी हिंदू को, मुसलमान को, किसी सिख को, किसी पारसी को, क्रिश्चियन को बचाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो इस भारत राष्ट्र में रहने वाले हर उस को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन भारत में रहने वाले 30 करोड़ लोग पुलिस को मार रहे हैं, डॉक्टर्स को मार रहे हैं, मेडिकल की फैसिलिटीज लेते वक्त नर्सों के नाम सामने नंगे रहे हैं। ये तो कहते हैं हम तो तबलीगी लोग हैं, हम तो अल्लाह के वाले लोग हैं, हम तो अल्लाह की काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ने तुम्हें यही बताया है कि कोई औरत जो जान जाने से तुम्हें बचा रही हो, तुम उसके अपने कपड़े उतार के हो जाओ। तुम कितने जलील और कमजोर लोग, पता नहीं है तुम किस अल्लाह को मानते हो। वो अल्लाह भी तुम्हें माफ नहीं करने वाला। दुनिया में रुसवाई हो रही है। तुम यही हरकतें न्यूयॉर्क कर रहे हो, यही हरकतें तुम इंग्लैंड में कर रहे हो। जिस तरीके के हालात तुमने पैदा किए हैं, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए तंग हो रही है। ध्यान रखना, जब मारे जाओगे पूरी दुनिया से,
तब ये सानी अपने घर में तुम्हें शरण देगा, क्योंकि हमारे डीएनए में कुछ और है। मजहब और धर्म का फर्क बताऊं मैं आपको। ये धर्म है सनातन, तो इस संकट की घड़ी में ये नहीं देख रहा है कि मस्जिद से कौन निकला और मंदिर से कौन निकला। जो यही नहीं देख रहा है कि आपने कौन से कपड़े पहने, आप टोपी ली है, क्या आपने गेरुआ वस्त्र डाला है, क्या आपने रंग वस्त्र डाला है। आज भी इस देश की व्यवस्था जितनी ताकत से एक आम हिंदुस्तानी को बचाने में लगी हुई है, उतनी ही ताकत से इस देश के मुसलमान बचाने में लगी हुई है। यह है धर्म। और मजहब क्या कर रहा है? मजहब जो इंसान को बचाने में लगे हैं, जो इंसानियत को बचाने लगे हैं, ये मजहबी उन इंसानियत को बचाने वाले लोगों को मार रहा है। मजहब से ड्राइव होके, मोटिवेट होके मार रहा है, क्योंकि आपको लगता है ये जो दुनिया है ये फानी है, इसके बाद की दुनिया है। किस जाहिल ने बता दिया है, कौन सी जहालत भरी किताब ने यह लिख दिया है? तुम इंसान नहीं, तुम हैवान हो। तुमको लगता है कि हिंदुस्तान में डेफिट करके, इस देश के अंदर बीमारी से लोगों को मार करके, इस देश में संकट पैदा करके, इस देश की व्यवस्था को चरमराह पैदा कर दो और फिर इस देश को अपने घुटनों पे लाओ और फिर अपनी शर्त दोबारा बात करो। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी तुम्हारी दुनिया तुम्हारे इस वायरस से ग्रस्त है। तुमने 1400 साल में दवा तो दूर, तुमने एक बटन नहीं बनाया। तुमको पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत नाफिज करने का शौक है। तुम चाहते हो हमारा पूरी दुनिया हो जाए। इन जाहिलों, बेवकूफों, तुम की, ईसाई की, उसी यहूदी की, काफिर की बनी गन से, उसी के हथियारों से, उसी की टेक्नोलॉजी से, अगर उस माइक ना बड़े होता तो ये जो भगोड़ा मौलाना है, ये जब अपना खुतबा दे रहा, वो माइक भी काफिर ने बनाया है, किसी यहूदी ने बनाया है। तुम्हें तमीज करने के लिए उस यहूदी ने, उस काफिर ने तुम्हें अलग किया, लेकिन तुम बार बार दुनिया के इस कोने में या उस कोने, जब भी यह साबित करने का मौका आया कि आप एक इंसान हैं, यह कायनात है, इसमें आपका मजहब कोई हो सकता है, आपकी पूजा पद्धति कोई हो सकती है, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन आप दुनिया की एकमात्र ऐसी जाहिल कौम है कि जो आपको जगह देता है, जो आपकी मदद करता है, जो नर्स आपको ठीक करना चाहती है, जो डॉक्टर आपको ठीक करना चाहते हैं, आप उसी के खिलाफ हैं, उसको मारते हैं, उसको जलील करते हैं। आज के दौर में मैं नहीं समझता कि पढ़े लिखे तो समझ में आता है, लेकिन सबसे इंसानियत आज की दुनिया में उन्हीं लोगों के पास मिलती है जो सबसे कम पढ़े लिखे होते हैं। आप देखिए कि यह भारत जैसा देश, जिसने हजारों मुल्कों को, हजारों नस्लों को, हजारों मजहबों को अपने यहां शरण दी, संकट की इस घड़ी में मोदी से आपके क्या इख्तलाफात हैं? वो होंगे। आपके इख्तलाफ, आपके डिफरेंसेस तो अल्लाह मियां से, आप किसी के साथ एक राय हुए,
आप तो जिसको आते हो उस अल्लाह से भी एक राय नहीं हो। इसलिए सुन्नी मुसलमानों का ये जो संगठन है, जो जमात है, तबलीगी जमात, तुम तो वो वहशी लोग हो कि तुमने तो प्रॉफिट मोहम्मद, इस्लाम के पैगंबर के दमाद को भी जिबा किया, उनकी बेटी को भी आग लगा के मार दिया। तुम काफिरों और शैतानों और ईसाइयों और बासियों की बात दो, तुम तो इस्लाम के दुश्मन हो। तुम किस जगह से निकल के आए हो? हमें लगता था कि टेंट में रहने के बाद, दुनिया रहने के बाद शायद तुम्हें इंसान बनने का मौका मिले, लेकिन भारत में जिस जिहाद के नाम पे तुम कोरोना फैला रहे हो, जो तस्वीरें आज आ रही हैं, इसी मुल्क में 4,85,00,000 शिया रहते हैं, जिनका इस भारत की फौज में, भारत की एजुकेशन में का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तुम कैप्टन सिकंदर रिजवी जैसे लोगों को शर्मसार कर रहे हो। तुम कैप्टन सिकंदर जैसे लोगों के लिए जगह कम कर रहे हो, तुम तंग कर रहे हो। तुम्हारे मुसलमान होने का जो अखंड मक्कारी है, मुसलमान होने के नाम पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में जो तुम कर रहे हो, उसमें सिकंदर रिजवी जैसे लोग भी पिस रहे हैं। तुम किसी के वफादार नहीं हो, ना तुम इस्लाम के वफादार हो, ना अल्लाह के प्रति वफादार हो, न के वफादार हो। तुम जहाली के प्रति वफादार हो। तुम जाहिल हो, जाहिल ही रहना चाहते हो, और अपनी जहालियत से दुनिया की महान सभ्यताओं को समाप्त करना चाहते हो। तुम्हें किसी ने बता दिया है कि जब सब मर जाएंगे तुम्हारा झंडा फहरेगा। मर जाओगे लेकिन झंडा नहीं फहरने वाला। इसलिए मैं इस पे बोलना नहीं चाहता था। मेरे साथी मुझसे लगा के कह रहे थे कि आपको इस पे बोलना चाहिए, लेकिन टेलीविजन की डिबेट देख के, इस देश में चारों तरफ जो खबरें मिल रही हैं, उसके बाद मुझे लगा कि शायद टेलीविजन में बोलने वाले नेताओं की, एक्सपर्ट्स की, उन पैनलिस्टों की कोई है, कोई मजबूरी है, इसलिए बात सीधी नहीं कह रहे। इसलिए मुझे आना पड़ा। लिहाजा मैं मानता हूं कि आज जो सोशल डिस्टेंसिंग रही है, मेरी अपील है इस भारतवासियों से है जो भारत राष्ट्र को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, उन सनातन के मानने वालों से है कि जो लोग कल तक हमारे ऊपर मजाक उड़ाते थे, सनातनियों हंसते थे, हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते थे तो लगता था यह मूर्खों का तरीका है। हम आने वाले मेहमान के दरवाजे पर ही पैर और हाथ धोते थे। हम किसी के जनाजे में जाके घर लौट के बाद नहाते थे। हमारी परंपरा हिस्सा नहीं था, यह साइंस का हिस्सा था जो आज साबित हो गया। जिस तरीके से भी हमारे जीवन जीने की जो है वो साइंटिफिक है। आज सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, आज छुआछूत की बात हो रही है। इसी छुआछूत का इस्तेमाल करके भारत की सनातन संस्कृति को कुछ ने बदनाया। कुछ लोगों ने अपने सियासी एजेंडे के लिए कहा कि दलितों के साथ छुआछूत होती है। ऐसे ही कोई हालत रहा होगा समाज में जिसको भारत के दुश्मनों ने सनातन
दुश्मनों ने एक एजेंडे के तहत चलाया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूं आज ये मुल्क, ये घड़ी पूरी दुनिया में इतना बड़ा संकट न वर्ल्ड वॉर था, न वर्ल्ड वॉर 2 का था, न बंगाल फेमिन का था। 100 साल के बाद आए हुए संकट के बाद अगर आज इस देश के लोगों को, सनातन के वालों को, सनातनियों को यह समझ आ गया है कि देश को बचाने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने हैं, तो सरकार का जो काम है वो ले। सरकार में मेरी कोई दखल नहीं है। मेरा आपसे है कि सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंस जो आज इस वायरस से बचाने के लिए आप क्रिएट किया है, जो सबसे बड़ी ताकत है, जिससे चलते आज पूरी दुनिया के आधुनिक मुल्क, उनकी तमाम आधुनिकता, उनका तमाम विकास धराशाही हो गया है। इसलिए मैंने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का आपको जिक्र किया, इसीलिए मैंने आप न्यू जर्सी का जिक्र किया, इसीलिए मैंने आपको कैलिफोर्निया का जिक्र किया। हर 30 सेकंड में मौत हो रही है दुनिया के सबसे ताकतवर देश में, दुनिया के सबसे विकसित में। लेकिन हम विकसित नहीं है, हमारे पास मेडिकल की फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन दुनिया के विकसित देश इस सनातनियों के आचरण और इस सनातन धर्म के जितना भी व्यवहार है उनका, आज उनको नतमस्तक हो रही है। यही वजह है कि दुनिया में इटली, जो यूरोप का एकमात्र शोकेस था, क्योंकि पूरा यूरोप में कुछ भी नहीं था इटली के अलावा, वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री को समाप्त कर दिया। इसलिए चाइना, जो वामपंथ का एक गढ़ है, जिसने किन्हीं कारणों से जो खबरें हैं अपने मुल्क से इसको शुरू किया, उनके यहां लोग कुत्ते की तरह मरते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। चाइना में कुछ युवाओं ने एक आंदोलन किया जिसे आप टेनमन स्क्वायर के नाम से जानते हैं। उन्होंने बुलडोजर से कुचल दिया। देश का कोई, हमारे भारत का आदमी नहीं बोला, ये वामपंथी मक्कार, ये झूठे, ये फरेबी, ये दगेबाज, ये गद्दार कभी नहीं बोले कि चाइना में छात्रों के साथ ऐसा किया गया है। लेकिन हमारे यहां जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी नाम की एक यूनिवर्सिटी, जिस किसी मुसलमान ने जमीन नहीं दी, गांधी जी के कहने के बाद कुछ हिंदू धनाढ्यों ने जमीन दी, 50,000 रुपए दिए। जो बताया बड़ी सेकुलर यूनिवर्सिटी है, उसी सेकुलर यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से सीएए और दिल्ली के दंगों में इन्वॉल्व रही, उसे पता चलता है आपके साथ जो भला करता है आप उसके साथ दगा करते हो। आज भी भारत में इस बीमारी से भारत की पॉपुलेशन लीगल 30 और इलीगल करोड़ों बांग्लादेशी और करोड़ रोहिंग्या मुसलमान यहां रह रहा है। उसके बावजूद भी भारत में, भारत की जनसंख्या को देखते हुए ना के बराबर लोगों की मृत्यु हुई है। अगर ये जिहादी तबलीगी जमात के लोगों ने एक एजेंडे के तहत, आप देखिए कि इतनी बड़ी गैदरिंग के अंदर तमिलनाडु से भी आया था, अंडमान निकोबार से भी आया था, कश्मीर से भी आया था। देश का ऐसा नहीं है जहां से तबलीगी जमात के लोग इकट्ठा ना हुआ हो। मुझे लगता है कि ये एक एजेंडे के तहत हुए। अगर ये राज होता तो ये करोड़ों लोग
इस देश के मासूम लोगों को निगल जाते हैं। अगर सरकार सख्त न होती, अगर सरकार में वो लोग बैठे होते जो पॉपुलिस्टिक है, जो सेकुलरिज्म की आड़ में इस देश के मुसलमान की नाजायज मांग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक डिसाइसिव सरकार ना होती, एक डिसाइसिव लीडर ना होती, तो आज कोरोना को भी सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म में बांट कर कार्रवाई हो रही होती। मुझे अफसोस है कि हिंदुस्तान के पूरब में एक बहुत बड़ा है, उस सूबे की वजीर आला, उसका कोई सियासी इत्तलात है भारत की मरकजी हुकूमत से, केंद्र सरकार से, यह हो सकता है। लेकिन उस वेस्ट बंगाल ने, उसके यहां कितने कोरोना वायरस लोग इफेक्टेड हैं, कितनों की मौत हुई है, यह वो छुपा रही है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर यह होगा तो मुझे कुछ स्टेप्स लेने होंगे, तो स्टेप लेने से उनका भारी चुनाव में नुकसान हो जाएगा। लात है ऐसे के ऊपर जो भारत राष्ट्र की कीमत के ऊपर अपनी चिट्ठी को रखते हैं। लिहाजा मेरी आप सबसे विनती है, लड़ाई जीतेंगे, जीत गए। अगर इस देश को जीतने के लिए, इस लड़ाई में इस राष्ट्र को जिताने के लिए, अगर 9 करोड़ सनातनियों को पूरी ताकत के साथ, पूरे रिसोर्सेस के साथ अगर बाहर आना पड़े, तो हमें राष्ट्र बचाना है। जो इसको तोड़ना चाहते हैं, उनसे निपटने के लिए हम बाद में बात करेंगे। लेकिन भी जो भी कुछ मेजर उठाए जा रहे हैं, जो भी इस देश के एक्सपर्ट राय दे रहे हैं, कृपया करके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कोरोना वायरस के एक्सपर्ट बनिए, अपनी तिगड़म मत बढ़ाइए। यह बहुत क्रिटिकल टाइम है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब जैसे ही इससे बाहर निकले तो एक वर्ग निकल के आएगा जो आज बैठा हुआ है, जिस पास कुछ कहने के लिए ही है, वही कहेगा कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, और ऐसी चल रही है, और वैसी चल रही है। ये नहीं पूछेगा कि जिनके आपके पैसे इस देश पर है, उस देश की क्या अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भारत के मुकाबले मर गई है। भारत की व्यवस्था मल्टीनेशनल कंपनियों से नहीं है, यह जीडीपी से नहीं है, यह सेंसेक्स से नहीं है। भारत की मेजॉरिटी आज भी ऐसे क्राइसिस से पार पाने के लिए अपने संसाधनों से जीवन जी लेगी। लेकिन यह सोशल डिस्टेंसिंग जो आज आपको मौका मिला है, कोई ऊपर वाले की कृपा है, कोई दैवीय शक्ति है कि सरकार में बैठे लोग जो कुछ कर रहे हैं, कि भारत की खोई हुई उसकी खूबसूरती थी, उसका मान था, सम्मान था, उसको संसद में भी ठीक कर रहे हैं, उसको संविधान में भी ठीक कर रहे हैं। लेकिन सनातन के तमाम वो आचरण जिन्हें हम छोड़ दिया था आधुनिकता की युग में, और हमने अपने अपने परंपराओं को, अपने को, अपने सिस्टम को एक दकियानूसी, एक कंजर्वेटिव, एक बैकवर्ड बन गया था। आज पूरी दुनिया को सनातन ने प्रिंस चार्ल्स को हाथ जोड़ने मजबूर कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग में आपको ग्रीटिंग करनी है तो आपकी तो सदियों पुरानी परंपरा है, दूर से हाथ मिला करके नहीं दे, आप तो हाथ जोड़ करके देखते हैं। आए किचन के अंदर, इस आधुनिक के अंदर जो भारतीय रसोई थी, जिसे चौका कहते हैं, हमें याद है हमारी मां ने कभी उस चौके में और रसोई में, उस किचन में कभी हमें चप्पल पहन के अंदर नहीं आने दिया। लेकिन इस आधुनिकता ने बिना हाथ धोए खाना खाना,
बिना नहाए बिना कुछ भी किए सो ले जाना, जूते पहन के किचन में चले जाना। आज आपको पता चल गया कि सड़क पे ये तबलीग जमात के मुसलमान जो थूक रहे हैं, आज सरकार को कहना पड़ रहा है कि चप्पल बाहर उतार के घर जाइए। जो ट्रेडिशन में था, आज सरकार को बताना पड़ रहा है। अगर ये परंपराएं, ये सारी चीज हम करते तो पहले ही दूर हो जाता। लेकिन आज हमें सिख से लड़ना पड़ रहा है। हाथ धोइए, हर बात पे हाथ धोने परंपरा है, लेकिन इन दकियानूसी सारी चीजें की गई। लेकिन मुझे खुशी है किसी चीज से सही, यह संकट सनातन को मजबूत करके जाएगा। इस संकट से मैं पॉजिटिव चीजें देखता हूं। संकट आते हैं चले जाते हैं, लेकिन संकट में ही आपके धैर्य की परीक्षा होती है। संकट ही यह तय करता है कि धर्म क्या कहता है और मजहब क्या कहता है। धर्म इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को बचा रहा है और मजहब जगह जगह इस बीमारी को फैला रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग के बाद जब ये तमाम सारा जो आंधी है, जो अंधड़ है, ये जब हो जाए, सनातनियों हमें एंटी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। हमें उस समाज के लोग जिन्होंने भारत संकट की घड़ी में भारत को तोड़ने, कमजोर करने, पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, हमें उनका बॉयकॉट करना है, सामाजिक बहिष्कार करना है, ताकि पता चले कि तुमने समय इस देश के साथ गद्दारी की है, इस समाज के साथ गद्दारी की है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। संकट की इस घड़ी में जिसने भी इस देश साथ गद्दारी की है, जानबूझ की है, माफी के लायक नहीं है। जिस राष्ट्र में, जिस शासन में गद्दारों को सजा नहीं मिलती, उस शासन में और उस राष्ट्र में गद्दार पैदा होने दें। हमें एक ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए, एक ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए जिसने भी इस संकट में, चाहे मजहबी उन्माद से, चाहे किसी और कारण से, मैं ये वाजे कर रहा हूं, वो हिंदू हो, वो पारसी हो, सिख हो, कोई हो, उन्हें समाज में अलग थलग कर देना है, बताना है कि तुम गद्दार हो। भारत की इन्हीं सरकारों से मदद लेते हुए, भारत दे हवा खाते हुए पीते हुए भी तुमने संकट में भारत का साथ नहीं दिया, बल्कि भारत के खिलाफ वो जघन्य किया जो विदेशी ताकतें नहीं कर पाए। लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग के बाद एंटी सोशल डिस्टेंसिंग हमें जीवन भर चलाना है, ताकि ऐसे लोग बेनकाब हों। आज आपके बीच आने का यही एक मकसद था। मुझे लगा है कि मैंने अपनी बात उसी पुरजोर तरीके से रखी है के लिए आप जानते हैं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि अभी भी लगातार जो मैं खबरें देख रहा हूं, हम तमाम सारे लोगों को एक और अपील है आपसे, जो भी जहां है, आपके पास जिस किस्म की बात है, आप पे आर्थिक ताकत है तो, आपकी सामाजिक हैसियत है तो, बिना किसी अगर मगर के इस देश की पुलिस जो इतनी खामियों और कमियों में 24 घंटे काम कर रही है, उस पुलिस वाला अपने घर नहीं जा सकता। 5 साल की बेटी लगना चाहती है, पुलिस वाला घर से दूर सी दूर उस बेचारी से बात करता है।
ऐसे चित्र हैं जो बड़े विचलित करते हैं, बड़ा दुख चाहते हैं। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो घर नहीं जा पा रहे हैं, उनके बच्चियां 5-10 साल की बच्चियों को उनका मोटरसाइकिल ला रहा है और 100 मीटर की दूरी से अपनी मां को दिखा रहा है। वो बच्चा रो रहा है, वो मां उसके पास नहीं जा सकती। उन पुलिस वालों के घर मुझे और आपको जाना है। उसकी जिंदगी को बचाने के लिए तो पुलिस वाला इससे ग्रस्त ना हो जाए, उसके लिए डॉक्टर हैं, लेकिन इस बड़े संकट में उसका परिवार आर्थिक अभाव से कहीं कमजोर न पड़ जाए। लोग संपन्न हैं, वो पुलिस वालों के घर जाएं, उनके घर आटा राशन नहीं पहुंचाएं और किसी संगठन के नाम से ही पट्टी के नहीं, बिल्ला लगा के नहीं कि हम फला संगठन से आए हैं। यह संगठन की रिलेशन करने का समय नहीं है। बिन किसी को बताए उस मां से, उन बच्चों से, जिनका पति, जिनका बाप, जिनका भाई घर नहीं पहुंच पा रहा है, उनको एहसास कराइए कि तुम्हारा भाई, तुम्हारा पति, तुम्हारा बाप जरूर हमारे देश को बचाने में लगा है, लेकिन हम तुम्हारे पास हैं। क्योंकि वो दुहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो घरों पे जाके आटा पहुंचा रहे हैं। मैं जहां रहता हूं, मेरे पड़ोस में एक बुजुर्ग परिवार है, उनकी दवा देने यहां एक पुलिस वाला है। यह देख करके नहीं लगता कि यह भारत जैसा देश है, इसमें ऐसा भी होता है या ऐसा भी हो सकता है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। आप लोग आए, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बातचीत जारी रहेगी किसी और पे, किसी और मसले पे। जब मुझे लगेगा कि बोलना जरूरी है, मैं और बोलूंगा। आप सब जानते हैं कि इस कोरोना की वजह से देश में जितने भी प्रोग्राम थे वो सब कैंसिल कर दिए गए हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जिस काम में लगे हुए हैं उसको चाहे किसी भी तरीके से पूरा करें, हमारी बात आप तक जाए। कर्नल RSN सिंह साहब अपने घर से बहुत कुछ बना के भेज रहे हैं। आप सब यकीन दिलाना चाहता हूं, इस बात की चिंता मत कीजिएगा कि कोरोना ने मेरे और आपके बीच की दूरी को कम कर दिया है। यह बात ध्यान रखिएगा। कोरोना आज है, कल है, परसों है, महीने है, 6 महीने है। हम और हमारी पूरी टीम, चाहे कर्नल RSN सिंह साहब हो, सुशील पंडित हो, शिफाली जी हो, नंबरदार हो, जी हो, सिकंदर भी हो, पूरी ताकत के साथ बिना देर हुए हमें देर कोरोना रोक सकता है, लेकिन कोरोना समाप्त नहीं कर सकता। हम पूरी ताकत के साथ अपनी उस मुहिम को जारी रखेंगे जिस मुहिम से आज ये देश अपने इतिहास को जान रहा है, इस देश के गद्दारों को जान रहा है, इस देश के लीडरों को जान रहा है और इस देश की असली पहचान को जान रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।